नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी मैथमेटिका पर। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं एक नए तरीके की खोज कर रहा था ताकि पढ़ने और पढ़ाने का एक नया एक्सपीरियंस मिल सके। और उसी क्रम में पिछले सेशन और इस सेशन में थोड़ा सा गैप हो गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब नए नए सेशंस लगातार आएंगे, आप अपना प्यार देते रहिए ताकि हमारे अंदर भी एक एनर्जी का संचार हो। और आप फालतू के मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए। आपको मोटिवेट करके दूसरे लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन हो क्या रहा है कि आप अपने आप को समझने का ठेका दूसरे को दे रखे हैं। मतलब दूसरा 2 लाइन का शायरी सुनाएगा और आप मोटिवेट हो जाएंगे, तो इस चक्कर में मत रहिए। आप जीवन भर मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी सूचना यह है कि आप को टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जरूर जुड़िए, क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज कराया जाएगा नए नए तरीके से। जो हमारा बदलता हुआ पैटर्न है, बदलते हुए आयाम में जो टेस्ट की पूरी खाका है तैयार किया जा रहा है यहाँ पर, आप उससे जरूर जुड़िए और जुड़ करके अपने तैयारी को धार दीजिए। आप केवल कंसेप्ट पढ़ लेने से या फिर किताबों को पूरा रंग देने से आप सफल हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। जब तक से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक से आपकी तैयारी अधूरी है। तो आप अपनी अधूरी तैयारी हमारे साथ पूरी करिए। टेस्ट सीरीज से जुड़िए। हर हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट लिया जाएगा और एक नए अनुभव के साथ, एक नए तरीके के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। आपको बिल्कुल फायदा होगा। आपकी तैयारी में बिल्कुल 4 चांद लगेंगे। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन में। हम कर रहे हैं CHSL का 2023 की जो परीक्षा हुई थी 2 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में, उसके प्रश्नों को देख रहे हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें 1-2 प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए हैं, तो अगर आप उसको देखते हैं, समझते हैं, तो यकीन मानिए कि एसएससी की जितनी भी बदलते पैटर्न में परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि एक तालिका दी गई है। ठीक है। और तालिका में कह रहा है कि कुल छात्र दिए गए हैं, कुछ विषयों के छात्र दिए गए हैं, और उन छात्रों में लड़कियों की प्रतिशत और लड़कों का प्रतिशत दिया गया है। और प्रश्न ये कह रहा है कि अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों और कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों का अनुपात क्या है। ठीक है। तो अब देखो कि अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की, मतलब छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 70, और लड़कियों का प्रतिशत क्या है, 50 है। तो हमें क्या करना है कि लड़कियों की संख्या से मतलब है, तो 70 का 50% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन देख करके भी कर सकते हैं। यहां से ऑप्शन में आपका केवल एक ही है जो 35 से रिलेटेड है, और वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, 35:36। अगर आपके पास समय है तो आप कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों का संख्या भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब कंप्यूटर पढ़ने वाले कुल छात्र 90 हैं और लड़कियों का प्रतिशत 40 है, तो 90 का 40% आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 35/36। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोणों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है। आसान सा प्रश्न है, इसको मुझे नहीं लगता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जो भी ऑप्शन इसमें 180 डिग्री आ रहा है वो आपका उत्तर हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा 2 नंबर
उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 25 प्रश्न है, कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए हमारा प्रश्न, ठीक है ना। और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। अगर आप 10 मिनट या 2 मिनट देकर के वीडियो छोड़ देते हैं तो YouTube का एल्गोरिथम ऐसा है कि ये आगे वीडियो को रिकमेंड नहीं करता है। तो आप जब भी देखिए पूरा देखिए, 2 मिनट 1 मिनट मत देखिए। अगर नहीं पसंद आ रहा वीडियो तो आप देखिए ही मत, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे फायदा हो रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, इससे आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कुछ मान दिया गया है, कॉट 13 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 63 डिग्री और कॉट 77 डिग्री। कह रहा है कि इनके गुणनफल का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न नॉर्मली बहुत आसान होते हैं और ये भी आसान है। तो आप जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 77 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 13, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये हमें पता है। तो ये हमारा टेन 13 डिग्री हो गया। उसी तरह से कॉट 63 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कॉट 63 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉट 90 माइनस 27, यानी कि टेन 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां से हमारा काम हो गया आसान। कैसे कि आप जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो अब यहां से आइए, अब इसको पूरी बात को यहां पर लिखिए, कॉट 13 और कॉट 77 है, तो उसके जगह पर क्या हो गया, टेन 13 डिग्री हो गया। तो कॉट 77 के जगह पर हम टेन 13 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम फ्रेम से बाहर आ जाते हैं ताकि चीजें आपको दिखाई दे। तो टेन 13 हो गया, और उसी तरह से आपका कॉट 27 दिया हुआ है, और उसके बाद कॉट 63 का मान टेन 27 हो जाएगा। तो आप कॉट 63 की जगह पर टेन 27 लिख सकते हैं, और बाकी बचा हमारा कॉट 60 डिग्री। क्या बच गया, कॉट 60 डिग्री। तो इन दोनों का मान 1 हो गया और इन दोनों का मान भी 1 हो गया। तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और उसके बाद बचा क्या, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी आसान था। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। ये प्रश्न त्रिकोणमिति ज्योमेट्री का है, और प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन मजेदार भी है, ठीक है। कुछ कंसेप्ट आपको जानने चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। नए नए सेशन में इन सारी चीजों को मैं क्लियर करता रहूंगा। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, फ्री टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, आप अपनी तैयारी को उससे धार दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेंस में कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है मैथ का, लगभग 90 नंबर का, मैथ का 90 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर 90 में 90 चाहिए आपको, 90 आउट ऑफ 90 चाहिए, तो आपको 90 टेस्ट सीरीज देने होंगे। जिस दिन आपने 90 टेस्ट सीरीज दे दिया, आपके 90 में से 89 नहीं होंगे, 90 में से 90 नंबर आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह क्या रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज में भुजा बीसी के समानांतर एक सीधी रेखा AB और AC से क्रमशः P और Q पर मिलती है। यदि AP बराबर QC और AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा AQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो CQ की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको ABC नाम दे दीजिए। अब कह रहा है कि BC के समानांतर एक रेखा खींची गई है
जो ए बी को पी पर और ए सी को क्यू पर मिलती है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि एपी बराबर क्यूसी, और संयोग से कह रहा है कि क्यूसी का ही मान निकालना है। तो क्यूसी का मान एक्स मान लो, तो एपी बराबर क्यूसी है, तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। और ए क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और ए बी बराबर तुम्हारा 16 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आप ज्यामिति के अनुसार जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसी तरह से बीसी के समानांतर पीक्यू है, तो यानी कि पीक्यू जो है ए बी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस हिसाब से एपी बटा में पीबी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटा में क्यूसी, ये हो जाएगा। ठीक ना। अब ध्यान से देखो, अब एपी तुम्हारा क्या है एक्स, और पीबी कितना है, तो ए बी अगर 16 सेंटीमीटर है तो पीबी आपका कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, तो ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ए क्यू का मान कितना है 4, तो क्यूसी का मान कितना है एक्स। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस माइनस 4x, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी हम मिटा देते हैं यहां से। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64 हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर तुम्हारा हो जाएगा 64। अब ध्यान से देखो, हम ऑप्शन देख करके भी अब इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक वैल्यू निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। उसका क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो अगर आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। आप कितना कैलकुलेट करेंगे, समय आपके पास कम रहता है। तो अब यहां पर देखो कि ऑप्शन देखने के बाद ये लग रहा है कि सारी वैल्यू क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक्स का मान क्या है, अपरिमेय है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या तभी होगा जब एक दूसरे का कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लो कि a प्लस रूट बी है, a प्लस रूट बी है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा a माइनस रूट बी। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम x का मान देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये वाला इस तरह का रिलेशन किसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो ये दो ऑप्शन तो हटा दो, क्योंकि इसमें 4 जोड़ोगे तो प्लस 6 हो जाएगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का ये नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। इसमें 4 जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तो हो गया 2 अंडर रूट 17 माइनस 2। अब इसमें 4 जोड़ देंगे तो 2 अंडर रूट 17 प्लस 2, ये हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है ना, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का गुणनफल है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौके 68 माइनस 4 बराबर 64।
तो हम देख रहे हैं कि x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 64 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन लेने पर? तो ऑप्शन नंबर 1 लेने पर। तो यही हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को 1574 रुपए 80 पैसे के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तकें बेचता है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तकें बेचता है तो और उसका भाड़ा आदि पर व्यय 45 रुपए 40 पैसे हो रहा है, तो पुस्तक विक्रेता का लाभ क्या होगा? तो ध्यान से देखना इस प्रश्न को, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाशक 1574 रुपए 80 पैसे में बेच रहा है और 20% छूट पर बेच रहा है। तो ध्यान देना कि यह जो मुनाफा होगा पुस्तक विक्रेता का, तो यह 20% की जो छूट दे रहा है, यही क्या होगा? पुस्तक विक्रेता का मुनाफा होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि मुनाफा कितना हो रहा है इसको। तो 1574 रुपए 80 पैसे, तो पॉइंट हटा के 100 से भाग दे दो, इससे क्या होगा? कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। गुणा 20/100, यही हमारा क्या हो जाएगा? मुनाफा हो जाएगा पुस्तक विक्रेता का। ठीक है, क्योंकि वह अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, मतलब 1574 में ही बेच रहा है, लेकिन 20% का छूट उसको यहां पर मिल गया, तो यही तो 20% उसका बचत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये कटा दो, 2 शून्य से 2 शून्य कटा दो, अब सीधा 2 से गुणा कर दो, आसान होता है 2 से गुणा करना। 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 7 दूना 14, 5 दूनी 10, 1 11, और 2 एकम 2 है 1 3, और भगा में 100 है, तो पॉइंट यहां पर लगा दो 2 अंक छोड़ करके, यानी कि 314 रुपए 96 पैसे उसको लाभ हो रहा है। लेकिन इस 314 रुपए 96 पैसे में से 45 रुपए 40 पैसे वह खर्च कर रहा है किराया वगैरह पर। तो यह क्या होगा? मुनाफा में से कम होगा, क्योंकि यह लागत का एक भाग होता है। तो 45 रुपए 40 पैसे तुम अगर इसको घटाओगे, तो यहां पर देखो 56 आ रहा है, लास्ट में 56 केवल इसमें है, तो आंसर तुम्हारा 1 हो जाएगा। बाकी अगर घटाना है तो आप घटा सकते हैं, आपका समय ज्यादा लगेगा, इसलिए उन चक्करों में आप ना पड़े। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। ठीक है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? तो ध्यान दो, लैपटॉप को 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है, तो क्रय मूल्य मान लो कि 100 रुपए है। क्रय मूल्य क्या मान लो? 100 रुपए है, और अंकित कितने मूल्य पर किया गया है? 120 रुपए पर। और बेचना कितने में है? 105 रुपए में। कह रहा है ना कि 5% लाभ अर्जित करना है, तो वह 5% किस पे आएगा? क्रय मूल्य पर आएगा। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होगी। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए। अब देखो, दाम रखा है 120 रुपया, बेचना है 105 रुपए में, कितने रुपए का छूट दे रहा है? 15 रुपए का। तो 15 रुपए का छूट कितने पर? 120 रुपए पर। तो लाभ का प्रतिशत, सॉरी, छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 15 गुना 120, 100। ठीक है ना, तो 20 पाँचे 100, 20 छक्का 20 से 20 पाँच 20 छक्का 20 से, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 5 6 15, मतलब 25/2 बराबर क्या हो गया? 12.5%। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया इसका उत्तर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान क्या होगा? अब ध्यान दो मेरे भाई, ये फॉर्मूला होता है, एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है,
और यह क्या होता है, साइन ए प्लस बी का मान जो होता है वह होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलो अब ए का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और बी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बराबर लिख दो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न था और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं नए नए कंसेप्ट लेके आऊंगा। ये तो मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर क्लासेस जो होंगी वो भी यूट्यूब पर अपलोड होंगी। आप थोड़ा सा समय दीजिए, आप भरोसा दिखाइए हमारे ऊपर, आप वीडियो को पूरा देखिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है ना, आप अगर प्यार दिखाएंगे तभी मैं टीम बड़ा कर पाऊंगा, अदरवाइज फिर ऐसे पढ़ाने में ना तो आपको मजा आएगा, मतलब मुझे मजा आएगा नहीं, पढ़ने में आपको मजा आएगा। आप प्यार दीजिए, जैसे जैसे टीम आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें बेहतर होंगी और सरल तरीके से चीजों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि a माइनस बी बराबर 9 और ए क्यू माइनस बी क्यू का मान 4401 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए बी का मान बताइए। आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। चलो अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, इसको हमें ए माइनस बी के स्क्वायर में बदलना है। कारण ये है कि ए माइनस बी का मान हमें दिया गया है। ठीक ना, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, हम इसमें माइनस 2ab जोड़ देंगे और फिर से प्लस 2ab जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना, और इसको लेकर के हम a माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab हो गया। ठीक है ना, चलो अब a माइनस बी कितना है 9, तो 9 का सॉरी यहां पर स्क्वायर नहीं होगा, ये a माइनस बी होगा। ठीक है ना, तो a माइनस बी का मान 9 है और ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3ab बराबर आपका दिया गया है 4401, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना दिया गया है 4401। तो 9 से कटाओगे इसको मेरे भाई, तो कितने बार में कटेगा, 9 चौके 36, 8 0 9 8 72 और 9 9 81 यानी कि 489 ये आ गया। ठीक है, 489 है ये। अब देखो 3ab बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 489 माइनस 81, क्योंकि यहां पर 81 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर तुम्हारा 401 हो गया। अब ए बी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 401 बटा 3 बराबर 136, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यवसाय में ए कामकाजी भागीदार है और बी क्या है, निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 रुपए का निवेश करता है और बी 50,000 रुपए का निवेश करता है। तो ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। और कह रहा है कि 10,000 के लाभ में बी का कितना हिस्सा है। बात को समझो, पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर, एक स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या करता है कि पैसा तो लगाता ही लगाता है, उसके साथ मेहनत भी करता है। तो जो मेहनत करता है उसके बदले में मैनेजमेंट के नाम पर कुछ रुपए रख लेता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ए ने कुछ पैसे दिए थे, ठीक है, लेकिन वह क्या है
एक्टिव पार्टनर है और एक्टिव पार्टनर काम करेगा तो उसके बदले में लाभ का 20% यह ले रहा है, यानी कि 10,000 कुल लाभ हुआ तो यह 10,000 में से 2,000 ले लेता है मैनेजमेंट के नाम पर। बाकी बचा 8,000 रुपए, तो यह 8,000 रुपए उनके पूंजी के अनुपात में विभाजित होगा। तो पूंजी ए 30,000 लगाता है और बी 50,000, तो पूंजी का अनुपात 3:5, तो बी का भाग 5 है और ए का भाग 3 है, कितने में? 8,000 में। तो बी का जो भाग है वह कितना हो जाएगा? तो अनुपात समानुपात आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि इस तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5,000 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि बी को कितना मिल गया? 5,000 रुपए, ठीक है। चलो सॉरी, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मूवी के टिकट में 12.5% की वृद्धि हो रही है और उसके बिक्री में भी 8.5% की बिक्री बढ़ोतरी हो रही है। तो कह रहा है कि उसके कुल रेवेन्यू में, कुल आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप जब प्रतिशत पढ़ेंगे और आपको पता भी होगा कि अगर मान लो कि पहले x% बढ़ा फिर y% बढ़ा, तो परिणामी वृद्धि जो होता है x + y + xy बटा 100% होता है, ठीक है। तो उसी तरह से पहले 12.5%, 8.5% बाद में बढ़ा तो परिणामी क्या हो जाएगा? इसी फॉर्मूले के अनुसार हो जाएगा। और भी तरीके हैं लेकिन अभी फिलहाल यही समझिए आप। जैसे जैसे आप जुड़े रहेंगे वैसे वैसे और नए नए तरीके में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस तरीके को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो 12.5% का मतलब कितना? 25/2 और 8.5 का मतलब कितना? 17/2 और प्लस XY/100, तो 25 × 17/4 × 100, ये हो गया। इसको कटा दो, 25 चौके 100, ये हमारा कितना हो गया? तो 25/2 प्लस 17/2, 25 17 42 और 42/2 मतलब 21 प्लस 17/16। तो 17/16 को 1 + 1/16 आप लिख सकते हैं, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 22 प्लस 1/16 और 1/16 का मान 0.625 होता है, सॉरी 0.0625 होता है। तो 22 में 0.0625 आप जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है 22.0625%, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है वह मिश्रण से संबंधित है। इसमें अनुपात समानुपात भी लगा सकते हैं, आसान सा प्रश्न है, इसलिए जल्दी से देख करके आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 2 गुनी है, ठीक है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध का होना आवश्यक है। यदि मिश्रण का आयतन V है तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। अब बात को समझो, मिलाया क्या जा रहा है? दूध। पहले क्या था कि 2 भाग दूध था, 1 भाग पानी था, लेकिन इंस्पेक्टर आया। आप में से कई लोग बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, मिलावटी सामान का जांच करेंगे। तो आप जांच करने जाएंगे तो आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि देखो 90% से अगर दूध की मात्रा कम हुई किसी के दूध में तो उनको 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए दंड के रूप में वसूले जाएंगे, ठीक है। तो अब एक दूधिया था, अब उसने क्या किया, उसका 2:1 के अनुपात में पानी और दूध और पानी था। तो वह क्या करेगा कि मिलाएगा पानी इसमें, दूध मिलाएगा ताकि दूध की मात्रा 90% हो जाए। तो अब कुल मात्रा कितनी है दूध का? V है, यानी कि 2/3 V क्या हो जाएगा? दूध, और 1/3 V क्या हो जाएगा? पानी।
पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है? दूध। तो मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध ऐड किया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा दूध और ये हो गया हमारा पानी। तो जोड़ने के बाद जो हमारा अनुपात हो जाएगा दूध अनुपात पानी का 9:1, क्योंकि 90 क्या है? दूध और 1 क्या है? पानी। ठीक है ना? चलो, ठीक है, चलो। तो अब इसमें देखो, दो, 1 मिनट। तो 2/3v प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 9 गुना 1/3v, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3v। ठीक है ना? अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3v माइनस 2/3v, यही हो जाएगा ना? तो 3×3 = 9 माइनस 2 बराबर 7v/3, ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसलिए 3 नंबर को टिक मारते हुए आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है और इसमें यह कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। सॉरी, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमारा 0 दिया गया है। 1 मिनट, थोड़ी पेन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो इसका मतलब ये है कि थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। ठीक है ना? तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। उसी तरह से कॉस 45 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। और साइन पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। और क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए उतना समय नहीं है, अलग से सेशन में आपको सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये देखिए कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो हमने देखा कि थीटा का मान 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, तो दोनों को जोड़ेंगे 2/√2 बराबर √2। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी बहुत आसान सा है, बहुत बेसिक सा है। डीआई का देखिए, अभी डीआई के जो प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल आसान आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट होता है। ये सारी चीजें इसमें बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है। ठीक है, तो डीआई का बिल्कुल नए सिरे से नए तरीके से शुरू करूंगा, और हर परीक्षा में आपका 4-5 प्रश्न डीआई से आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि चुटकियों में अगर 5 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात आपको नहीं हो सकती है, क्योंकि ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न एसएससी आपको बोनस में दे रही है। ठीक है, चलिए तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। कह क्या रहा है कि 4 शहर है ए बी सी डी, और उन शहरों में स्टेशनों की संख्या दी गई है। ठीक है, ए को नीले से दिखाया गया है, बी को मैजेंटा से दिखाया गया है, सी को ग्रे कलर से और डी को पीले कलर से दिखाया गया है। और कह रहा है कि वृत्त आलेख पर सी और डी द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः कितने डिग्री है। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं कि वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री होता है। ठीक है ना? तो जितने फ्रैक्शन होंगे इस नंबर का 360 का, उतना ही फ्रैक्शन वह कोण बनाएगा केंद्र पर। ठीक है ना? तो C का मान कितना दिया गया है? 1200। तो 1200 और बटा में कुल वृत्त में जो पाई चार्ट में जो दिया है वैल्यू, उसकी कुल योग कितना है? 3600। 21 7 28 और 28 8 36। और
हम जानते हैं कि टोटल जो कोण होता है वृत्त पर बनाए जाते हैं वह 360 डिग्री का होता है। तो इस फ्रैक्शन का मान कितना होगा? तो 12 तिया 36, 120 डिग्री। यानी कि हमें सी द्वारा बनाए गए कोण का मान मिल गया और वो हमें 120 मिल रहा है। तो दूसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं है। निकालना चाहे तो 100 से निकाल सकते हैं। कितना दिया गया है? 900 बटा 3600 गुणा 360। तो ये कितना 4 बार में जाएगा और ये 9 बार 90 बार में, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान सा है। क्या कह रहा है कि a प्लस 1/a बराबर 6 दिया गया है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा? तो ठीक है, करा देता हूं, वैसे कराने लायक है नहीं ये। a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 2, यही होता है ना। तो 6 के 36 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, और 34 का 3/4 पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 बार में कटाओ, 17 और 2 मतलब 51/2। तो 51/2 कितना हो जाएगा? 25.5, 25.5 होगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब ये देखो, ये प्रश्न थोड़ा सा आसान तो है, लेकिन मैं इसको 3 तरीके से आपको बताऊंगा। जो भी तरीका आपको बेहतर लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 ये है कि कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष के लिए 50,000 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, पहला तरीका फॉर्मूला तरीका। अब चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है और 8% वार्षिक दिया गया है, तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 4%। और 2 छमाही है, 1 वर्ष है ना, यानी कि 2 छमाही, यानी कि n बराबर इस केस में हमारा 2 हो गया। तो अगर हमें मिश्रधन निकालना है 1 साल के अंत में, तो 50,000 इंटू 1 प्लस r बाई 200, तो r 8 है, यानी कि 4/100 इंटू n का मान हमारा क्या है? 2 है। ठीक है, तो 50,000 गुना 26/25 का स्क्वायर हो जाएगा, आप करेंगे तो। ठीक है ना, तो अगर आप इसको गुणा करते हैं, कर दीजिए, 25 दूना 50, 2000 और 25 चौके 25 आठे 280, यानी कि 676 गुणा 80 और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 54080। ये क्या हो गया? 1 साल के अंत में आपका मिश्रधन हो गया और इसमें से आप मूलधन घटाएंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वह क्या हो जाएगा? 4080 हो गया। तो ये हो गया पहला तरीका। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है ना, अब देखो इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे करेंगे। अब ध्यान देना, 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं कि 2 वर्ष के बाद उसको लौटाना है और 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 4% है। इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ब्याज यहां पर छमाही संयोजित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 6 महीने का ब्याज 4%। ठीक है, तो अब देखो पहले छमाही का इसका ब्याज कितना हो गया? तो 50,000 का 4%, सॉरी ये जीरो नहीं जाएगा, 50,000 का 4% मतलब 2,000। उसी तरह से अगले छमाही में भी इसका इसी दर से ब्याज देना पड़ेगा इसको। तो कितना हो जाएगा? 2 छमाही में इसको 2,000 और यानी कि 4,000 ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन एक बात को समझो कि यह चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि
जो पिछले 6 महीने में दे चुका, मान लो कि ये यहां पर दे रखा है इस 6 महीने का, और एक इस 6 महीने का, इस 6 महीने का 2000 और एक इस 6 महीने का 2000। ठीक है, तो जो अगली बार देगा इस 2000 पर भी ब्याज देगा। तो इस 2000 पर ब्याज कितना देगा? 4% देगा। तो इसका 4% कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो कुल ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? यह 2000 प्लस 2000 4000, और 4000 प्लस 80 बराबर 4080। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। अब हम आते हैं एक और तरीके पर। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला तरीका क्या है कि यह बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। ध्यान देना कि अगर आप पढ़ते हैं, इंस्टॉलमेंट में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो मूलधन होता है और जो मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है, उसका रेशियो क्या होता है। जैसे मान लो कि 10% की ब्याज दर से अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, तो 1 साल के बाद मूलधन और ब्याज का जो रेशियो होगा 10:11 होगा। उसी तरह से यहां पर देखो कि 6 महीने में 4% दे रहा है, तो इसका मतलब कि मूलधन और ब्याज अमाउंट में जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वह 25:26 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये जब मैं पढ़ाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो 1 प्लस 4/100 कितना हो जाएगा? 26/25। ठीक ना, तो यह 26 तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, और ये 25 तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 25:26। अगर वही 2 वर्ष का होता तो स्क्वायर करते, तो उस केस में अनुपात कितना हो जाएगा? इसका 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, यानी कि 676। अब देखो यह हमारा हो गया मूलधन और ये हो गया हमारा क्या? अमाउंट। तो हमें जो ब्याज देना पड़ा वह कितना देना पड़ा? 51 रुपए। ठीक है ना, 676 में से, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटाएंगे तो कितना आएगा? 51 रुपए आएगा। ठीक है ना, तो 625 रुपए पर 51 रुपए ब्याज दे रहा है, तो 50,000 पर कितने रुपए ब्याज देगा? ये गुना 51, तो कटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 4080। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका हो गया। तो प्रश्न तो आसान था, लेकिन हमने इसी बहाने कुछ कंसेप्ट भी देख लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामाज्ञा ने अपने कंप्यूटर को 18%, 12% और 5% की 3 क्रमागत छूट पर बेचा। ठीक है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 रुपए है, तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आसान सा प्रश्न है, इसको करवाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 18% का छूट दिया, मतलब कि कितना बच गया उसके पास? 82/100। फिर से उसने 12% का दिया तो 88/100, और 5% का फिर से दिया तो 95/100। देखो घबराना मत है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो अभी इतना समय नहीं है यहाँ पर कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी चीज है, वैसे भी बहुत बड़ा टॉप चीज ये नहीं है। ठीक ना, तो इसको करोगे, कैलकुलेशन इसका करोगे, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वह आ जाएगा 24,678 रुपए 72 पैसे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत ही आसान सा, मैंने क्या कहा था कि डीआई के जो प्रश्न एसएससी देती है ना,
आपको बोनस के रूप में दे रही है। अगर आप इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि परीक्षा में फेल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आसान होती है, मुश्किल नहीं होती है। अब देखो कह रहा है कि ये पाई चार्ट दे दिया गया है और कह रहा है कि किस में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। अरे जोड़ करके देख लो किस में ज्यादा है, सीधा सीधा दिख रहा है। क्लास 5 में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 65 कितना 73 123 हो जाए, 123 हो जाएंगे। बाकी में 123 से कम बच्चे होंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, इंस्टॉलमेंट का है। इंस्टॉलमेंट में क्या है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न होते हैं वो आसान होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे एसआई वाले प्रश्न होते हैं, साधारण ब्याज वाले, वो इंस्टॉलमेंट में थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है ना, तो अब प्रश्न को ध्यान से देखो। कह रहा है कि एक कंप्यूटर नगद भुगतान करने पर 39,000 रुपए में दिया जा रहा है, या एक और क्या कह रहा है, उसको डील दे रहा है। कह रहा है कि 19,000 रुपए नगद दे दे और उसके बाद प्रत्येक महीने 4200 रुपए 5 किस्तों में वह दे दे। ठीक है, आप भी दुकान पर जाते हैं तो आपको दुकानदार चिपकाने लगता है कि भाई ठीक है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं तो कुछ डाउन पेमेंट कर दो, उसके बाद धीरे धीरे करके एक समान किस्त में तुम पैसे लौटा देना। ठीक है, चलो अब ध्यान दो कि इसमें क्या कह रहा है कि 39,000 रुपए तो उस सामान का कीमत है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि तुम 19,000 रुपए मुझे अभी दे दो और बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है तो कितना बच गया, 20,000 रुपए। कितना बच गया, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए को कह रहा है कि एक समान 5 किस्तों में दे दो और प्रत्येक किस्त कितने की है, 4200 की है। तो यह दे कितना रहा है, 4200 गुना 5 मतलब 21,000 रुपए। इसका मतलब यह है कि ब्याज के रूप में वह कितना दे रहा है, 1,000 रुपए। ठीक ना, तो कह रहा है कि इसका वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि अगर यही प्रश्न सीआई का होता तो आसान होता, लेकिन एसआई का है तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मान लो कि यह किस्त योजना के तहत नहीं लेता, यह 20,000 रुपए एक मुश्त 5 महीने के बाद लौटाता। कितने महीने के बाद लौटाता, 5 महीने के बाद लौटाता। तो इसको ब्याज कितना देना पड़ता, मान लो कि ब्याज की दर कितनी है, 8% है प्रतिवर्ष। ठीक है ना, तो वर्ष के 5 महीने के अंत में यह कितना ब्याज देगा, 20,000 गुना 8/100 गुना 5/12। 5/12 क्यों, क्योंकि यह आर जो है 12 महीने के लिए है, तो समय कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो यह इतना ब्याज देना पड़ता अगर यह किस्त के रूप में पैसे नहीं देता तब। ठीक है, कुल उसको ब्याज इतना देना पड़ता। लेकिन अब ध्यान दो कि इसको तो ब्याज यह तो किस्त योजना के तहत दे रहा है, किस्तों में पैसे दे रहा है। तो यहां पर देखो एक लाइन खींच लो, यहां पर इसने कर्ज लिया, यहां पर पहले महीने का दिया, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का और 5वें महीने का। ठीक है, तो जो यहां पर दिया 5 महीने के समाप्ति के बाद, तो वह तो इस दर में, इस ब्याज में एडजस्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न अच्छा है। ठीक है ना, ऐसे समझ लो कि देखो अगर यहां पर इसने यहां पर दिया, उसको भूल जाओ, ये वाली भूल जाओ, ये वाली भूल जाओ, यहां पर ध्यान दो। मान लो कि पहले महीने में उसने 4200 रुपए दिए, तो यह 4 महीने का ब्याज क्या कर रहा है, बचा ले रहा है ना। समझ में आया, अगर देखो किस्त के रूप में पैसे नहीं लेता तो कुल ब्याज कितना होता, कितना होता 5 महीने के बाद। इसको समझने में मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी। ठीक है,
लेकिन पैसे वह किस्त के रूप में दे रहा है। तो मान लो कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है इस पहले महीने में दिया, पहले महीने में दिया, ठीक, पहले महीने में दिया तो 1 2 3 4 4 महीने का यह ब्याज बचा ले रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर जब दूसरे महीने का ब्याज दिया तो 3 महीने का ब्याज बचा लिया, यहां तीसरे महीने में दिया तो 2 महीने का ब्याज बचाया, और चौथे महीने में दिया तो 1 महीने का ब्याज बचाया। आई बात समझ में यहां पर? तो अब यहां पर हम इक्वेट करेंगे, 1,000 रुपए तो इसने ब्याज दे दिए हैं, लेकिन बाकी जो डिफरेंस आएगा उसको इसने क्या किया, किस्त के रूप में दे करके पैसे ब्याज को बचा लिया है। तो जो बचाया है उसको हम अगर ऐड कर देंगे यहां पर तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीआई और एसआई का सेशन लेके आऊंगा, उसमें सारी डिटेल से चीजें मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए यहां समझना जरूरी इस बात का है कि समय नहीं है अपने पास, ठीक है। तो सारी चीजों को एक्सप्लेन करना मतलब यहां पर उचित नहीं होगा, समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो 1,000 उसने ब्याज के रूप में दे चुका है, अब बाकी पैसे क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट में जो पैसे उसने दिए उस पैसे को वह बचा रहा है। तो यहां पर कितने पैसे बचाया, 4 महीने का ब्याज बचाया। तो अब 4,200 रुपए का 4 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, यही होगा ना। यह 4,200 रुपए का ही तो 4 महीने का ब्याज बचा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले महीने में यह जो ब्याज दे रहा है वह यहां पर दे रहा है, तो 1 2 3 3 महीने का ब्याज वह बचा रहा है। तो 3 महीने का यानी कि R/100 गुणा 3/12। उसी तरह से जब यहां पर पैसे दे रहा है, यहां पर पैसे दे रहा है तो 2 महीने का ब्याज बचा रहा है, तो 4,200 गुणा R/100 गुणा 2/12, ठीक है। चलो, इतनी बातें समझ में आई? ठीक है ना। चलो, तो ये 2/12, फिर जब 1 महीने पहले जो किस्त दे रहा है यानी कि 4,200 दे रहा है, वह उसमें कितने महीने का ब्याज बचा रहा है, तो 1 महीने का। और जो अंतिम किस्त दे रहा है उसमें कोई ब्याज की बचत नहीं हो रही है, क्योंकि वह लास्ट में दे रहा है, उस 4,200 पर पूरा जो ब्याज यहाँ पर जोड़ा गया है वह ब्याज वहां पर उसको दे देगा। तो कुल ब्याज की बचत कितना कर गया, इतना कर गया। और चूंकि 1,000 रुपए पहले ब्याज दे चुका है तो इन सबको जोड़ेंगे तो यह इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अब यहां पर इसको ऐसे 2 शून्य से 2 शून्य कटा दो, तो 2 5 कितना, 1,000 R/12 कर दो, सिंपल कर दो, इसको कटाएंगे तो 200 गुना 5, 1,000 R/12 बराबर 1,000 प्लस 4,200। अब ये देखो, सबसे 2 शून्य से 2 शून्य कटा दो, सब में 4,200/100 है तो सब में ये कटा दो, तो 42R/12 कॉमन ले लो, 42R/12 कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, 4+3+2+1 बच जाएगा। हमने 42R/12 कॉमन लिया तो ये 4 बच गया, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं।
ठीक है ना। चलो ये हो गया, तो बराबर क्या हो गया, 1000 प्लस 42R गुना 42R/12, और इसको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10, छोटा है इसलिए जोड़ दिए, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, n इंटू एन प्लस 1/2 भी कर सकते थे, जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोटा आंकड़ा है, खुद से जोड़ सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, तो ये कितना हो जाएगा 420R/12, और जब हम इधर इसको लेके आएंगे तो 1000 माइनस 420, ठीक है, इंटू R/12 बराबर कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि हम इसको क्या ले गए, इधर ले गए, ठीक ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 580 R बराबर 1000 गुना 12, और इसका मतलब हो जाएगा कि R बराबर 1000 गुना 12 बटा में 580, शून्य से शून्य कट गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 29, और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 50, 12 5 60, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा 600 बटा में 29%। तो 600/29% तुम देखोगे तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा सवाल था, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ, चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी आपके। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ज्योमेट्री का प्रश्न है, टेंजेंट का प्रश्न है, कॉमन टेंजेंट का, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है सब प्रश्नों में। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, ठीक है, और कह रहा है कि इन एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर दी गई है, और कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखो दो वृत्त हम बनाते हैं, एक वृत्त हमने यहां पर ये बना लिया, और एक वृत्त हमने ये बना लिया, नहीं भी लग रहा होगा वृत्त जैसा तो मान लेना कि वृत्त है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के सेंटर की बीच की दूरी दी गई है, कितना दिया गया है 35 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि एक सीधी स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो यह स्पर्श रेखा खींची जा रही है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो O1, इसको मान लो O2। अब इन दोनों को मिला लो। अब चूंकि पता है हमें कि जो केंद्र से रेखा खींची जाती है स्पर्श रेखा पर, वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि जो O1 O2 है, सॉरी O1A है, AB पर क्या है, लंब है, यानी कि यह हमारा 90 डिग्री हो गया और यह हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि O1A 25 सेंटीमीटर, अब हम क्या करेंगे कि यहां से O1 O2 के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, किसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, O1 O2 के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, तो यह हमारा 35 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मान लो कि P है और PB ये इधर मिला हुआ है, तो PB हमारा क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमें AB की लंबाई निकालनी है। तो देखो O2B यानी इस वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, और यह इसके समानांतर है, तो कहने का मतलब कि यह अगर 25 है तो ये वाली 20 हो जाएगी, यानी कि AP हमारा क्या हो जाएगा 5। तो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया कौन सा, APB, और AB बराबर तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट। अब ये देखो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह क्या होती है, विकर्ण होती है, यानी कि 35 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर तुम्हारा अंडर रूट 1200 हो जाएगा, और इसको तुम बाहर निकालोगे तो 20√3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न है, 2 से देखो 6 से विभाजितता का मतलब क्या होता है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 2 से तो सभी विभाजित है। अब देख लेना कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये भी देखो टेंजेंट का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है।
उसमें क्या दिया था कि डायरेक्ट टेंजेंट दिया था और इसमें इनवर्स टेंजेंट दिया है। ठीक है, तो पहले की तरह हम फिर से दो वृत्त बना लेते हैं। ठीक है ना, और केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है। केंद्र की बीच की दूरी क्या की गई है, दी गई है। कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको मान लो O1 और इसको मान लो O2। ठीक है ना, अब कह रहा है कि एक इनवर्स टेंजेंट खींचा गया है। ये मान लो यहां पर जो टच हो रहा है वो A है और यहां पर जो टच हो रहा है वो B है। अब हम जानते हैं कि यहां से जो रेखा खींचेंगे दोनों पर, यह दोनों क्या होंगी, लंब होंगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जो रेखा खींची जाती है स्पर्श रेखा पर, वह क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है ना, अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इन दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज लेकर के सिमिलरिटी प्रॉपर्टी यूज करो, या आसान तरीका यह है कि एक कंस्ट्रक्शन खींच लो। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि AB के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, AB के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, और हम B को इससे मिला देंगे, तो यह भी तो लंब होगा, क्योंकि समानांतर AB और ये मान लो कि P है, O1P। AB और O1P अगर मान के चलो कि समानांतर है और O2B अगर AB पर लंब है, तो O1P पर भी O2P लंब होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समानांतर है। अब देखो ये दोनों समानांतर और ये दोनों समानांतर, क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री है, तो यह आयत हो गया। A1PB क्या हो गया, आयत हो गया। यानी AB की जो लंबाई होगी वही O1P की लंबाई होगी, O1P की लंबाई भी वही होगी जो AB की लंबाई होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहा है कि जो छोटा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और बड़ा वाला यानी कि ये 5 सेंटीमीटर, तो जो ये 5 है तो पीबी भी 5 हो जाएगा, यानी कि O2P तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। और O1 O2 का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो O1P का मान निकल जाएगा। अब ये विकर्ण हो गया, तो O1P का मान तुम्हारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 81 बराबर √63। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पर। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी 225 रुपए में खिलौना खरीद रहा है और 210 रुपए में इसको बेच रहा है, तो कह रहा है कि उसका हानि प्रतिशत बताइए दशमलव के 2 स्थानों तक। बहुत आसान सा प्रश्न। हाँ, ये इसमें प्रॉब्लम है कि थोड़ा इसमें कैलकुलेशन कर दिया है, तो आप घबराइए मत, कैलकुलेशन की एक सीरीज लेके आऊंगा, आप हमसे जुड़े रहिए, पूरी कैलकुलेशन आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक बात को आप समझिए कि जब तक से आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा, आपकी परीक्षा में पास होने की उम्मीद उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं कि कह रहा है कि 225 रुपए में खरीदा, 210 रुपए में बेच रहा है। जाहिर सी बात है 15 रुपए की हानि हो रही है। कितने रुपए में, 225 रुपए में। ठीक है, और गुना 100, 15 से 15 15 225। ठीक है, 5 दिया 15 और 5 बिसा मतलब 20/3 हो गया, और 20/3 का मतलब 6.67% हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और आज के अंतिम प्रश्न पर। ठीक है, कह रहा है कि दो समूह है ए और बी, उनका औसत भार क्रमशः 12 किलोग्राम और 24 किलोग्राम है, और कह रहा है कि समूह ए के सदस्य और समूह के बी के सदस्यों का अनुपात 1:2 है, तो दोनों समूह का संयुक्त औसत निकालिए। आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनुपात दिया गया है ना, तो अनुपात में मान लो कि ए में एक ही व्यक्ति है। अगर समूह ए है, समूह ए में एक व्यक्ति है और समूह बी में 2 व्यक्ति है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है उसका भार कितना है, 12 किलो, यानी कि 12 गुना 1। और समूह बी में औसत कितना है, 24 केजी, और उसमें लोग कितने हैं, 2। तो कुल भार समूह बी का कितना हो जाएगा, 24 गुना 2। और टोटल व्यक्ति अब हमारे पास कितने हो गए, समूह ए में एक व्यक्ति, समूह बी में 2 व्यक्ति, यानी कि 2 + 1 3। कटाओगे 3 चौके 12, 3
8 24, यानी कि 4 + 16 = 20। ये हमारा हो जाएगा आज का अंतिम प्रश्न का उत्तर। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह के साथ। तब तक आप अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चैनल में जो वीडियोज अपलोड होते हैं उनको पूरा देखिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।